हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में आज हम करेंगे IUQM 2024 का क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग होगा, बस बाकी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है और हम सिंपल कैलकुलेशन की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम एक डिफिकल्ट से और कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आसान और सिंप्लीफाइड वीडियो, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस आपको और कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। तो IUQM 2025 की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 IUQM 2024 का। देखते हैं क्या स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट समझते हैं, देखिए क्या है लिखा है। कंसीडर द सेट F of all polynomials, polynomials का क्वेश्चन है, whose coefficients are in the set of 0 1। मतलब एक polynomial है और polynomial का सेट है बहुत बड़ा, बहुत सारी polynomial हैं। जो polynomial हैं वो इस तरह से हैं कि उनके जो coefficients हैं वो इस सेट के दो एलिमेंट या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि जितनी भी polynomial सेट F के अंदर हैं उनके coefficients या तो 0 होंगे या 1 होंगे। और QX एक polynomial है, let QX इक्वल टू x क्यूब प्लस x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। हमें क्या बताना, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स px इन f, px इन f नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है ऑफ डिग्री 14, डिग्री भी गिवन है, 14 डिग्री की पॉलिनोमियल्स हमें बतानी है कितनी बनेगी, सच दैट द प्रोडक्ट px मल्टीप्लाई qx, यानी डिग्री 14 की पॉलिनोमियल और इस qx का प्रोडक्ट जो है वो भी सेट f में होना चाहिए। सेट f में होने का मतलब क्या है, उनके कोफिशिएंट भी या तो 0 होंगे या 1 होंगे। वो कितनी पॉलिनोमियल बनेगी हमें वो बतानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें डिग्री 14 की पॉलिनोमियल बतानी है px, वो लिख लेते हैं। क्या है, लेट कर लेते हैं कि जो px है मेरे पास में जनरल पॉलिनोमियल 14 डिग्री की लेट कर लेता हूं कि a14 x रेज टू पावर 14 प्लस a13 x रेज टू पावर 13 प्लस a12 x रेज टू पावर 12। इस तरह की नजर आएगी कुछ पॉलिनोमियल आपको डिग्री 14 की, a11 x रेज टू पावर 11 so on so forth up to a1 x प्लस a0, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये इस तरह की पॉलिनोमियल नजर आएगी और इसकी कंडीशन क्या है, सच दैट कि जो कोफिशिएंट्स हैं ये a14 a13 a12 a11 a1 a0 यानी ऑल ai's, वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। और QX जो है वो कुछ इस तरह का है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है x क्यूब प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल हमने लिख ली px और qx। हमें इनका प्रोडक्ट भी लिखना है, px इंटू qx वो कह रहा है लिखने के लिए, बोला है px डॉट qx। तो प्रोडक्ट देखिए जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, पहले a14 x रेज टू पावर 14 जो है वो x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हाईएस्ट पावर बनेगी, सबसे पहले x रेज टू पावर 17, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा a रेज टू पावर 14 और x रेज टू पावर 17। ठीक है, हम क्या करेंगे, पावर्स जो हैं ये x की पावर, जैसे हाईएस्ट पावर 17 थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद अगली जो पावर आएगी वो आएगी x रेज टू पावर 17 है तो उससे कम क्या होगा, x रेज टू पावर 16, वो वाले कोफिशिएंट लिखेंगे हम। तो x रेज टू पावर 16 यहां से देखते हैं इन दोनों में किस किस से बनेगा, एक तो इससे बनेगा, x की पावर 13 को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर x रेज टू पावर 16 आ जाएगा मेरे पास। और कहां से बनेगा, x रेज टू पावर 16 की कोई और टर्म बन रही है यहां पर, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि 12 प्लस 3 15 होता है, बाकी 13 प्लस 1 4 15 यही आ जाएगा सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, a13 इंटू एक्स रेज टू पावर 16। इसके बाद हम लिखेंगे, हमने 17 पावर लिख ली, 16 पावर के क्वेश्चन लिख लिए, 15 के लिखेंगे अब। x रेज टू पावर 15 के कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं मेरे पास, तो 15 जो है यहां से बनेगा, एक तो x रेज टू पावर 14 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी एक तो a14 आ जाएगा, और 15 कैसे बनेगा, जब इस x रेज टू पावर 12 को मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस a12 आ जाएगा यहां पर, यानी a14 प्लस a12, दो टर्म्स से हमारे पास x की पावर 15 आ जाएगा। उसके बाद कोशिश करेंगे x रेज टू पावर 14 लिखने की। 14 कैसे बनेगा, देखिए इस x रेज टू पावर 13 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x की पावर 14 बनेगा, यानी एक तो कोफिशिएंट हो गया a13 प्लस
फिर 14 बनाना है मुझे, तो x रेज टू पावर 14 को जब मैं इस कांस्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से a रेज टू पावर 14 भी आएगा। तो पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ a रेज टू पावर 14 लिख लेते हैं, यहाँ 13 लिख लेते हैं। 2 टर्म्स आ गई, एक और आएगी x रेज टू पावर 14, और कैसे बनेगा, a 13 इंटू एक्स 14 हो गया, a 14 कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके 14 हो गया, और एक यहां से बनेगा a 11 से। x रेज टू पावर 11 को जब मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी x रेज टू पावर 14 आ जाएगा। तो एक पैटर्न बन रहा है, देखिए हमने वो पैटर्न ही ऑब्जर्व करना था यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं कोफिशिएंट x रेज टू पावर 13 का। 13 कैसे बनेगा, अब x रेज टू पावर 13 को जब मैं इस कांस्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x रेज टू पावर 13 आ जाएगा यहां पर। तो ये लिखा जाएगा a 13 इसका कोफिशिएंट, प्लस जब इस x रेज टू पावर 12 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी x रेज टू पावर 13 बन जाएगा, यानी a रेज टू पावर 12 का एक कोफिशिएंट आ गया, प्लस यहां पर जो अगली टर्म आएगी मेरे पास a 10 x रेज टू पावर 10, यानी x रेज टू पावर 10 को जब मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी x रेज टू पावर 13 बन जाएगा, यानी कोफिशिएंट हो जाएगा a 10। तो यहां देखिए सिमेट्री बन रही है, 14 से एक कम है 13 और फिर उससे 2 कम है 11। अगली टर्म 13 है, इससे एक कम हुआ 13, 13 से एक कम 12 और 12 से 2 कम 10। तो इसी पैटर्न को एक स्टेप में और इंक्रीज कर लेते हैं हम, x रेज टू पावर 12 के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। वो कैसे बनेंगे, जब आप a 12 x रेज टू पावर 12 को कांस्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 12 यहां से आएगा, देखिए ये पैटर्न हो गया 14 13 12, ये तो ठीक हो गया, प्लस अगली बार एक कम होना चाहिए इससे, तो मतलब a 11 की जो टर्म है x रेज टू पावर 11, इसको जब आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 12 बन जाएगा, तो यहां से a 11 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही होगा पैटर्न, पहले 14 माइनस 1 13, 13 माइनस 1 12, 12 माइनस 1 11, बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है। और एक और x रेज टू पावर 12 कहां से आएगा वो हमारे पास, वो हमें देखना है। वो हमारे पास आएगा जब मैं यहां पर एक और टर्म लिख लेता हूं a 9 x रेज टू पावर 9। तो x रेज टू पावर 9 को जब मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी x रेज टू पावर 12 बन जाएगा, यानी यहां पर a 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए पैटर्न जो है रिपीट होता चला गया, 14 13 माइनस 2 11, 13 12 माइनस 2 10, 12 11 माइनस 2 9। तो अगली टर्म हम बिना मल्टीप्लाई के डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ a 11 एक कम करना है a 10 और फिर 2 कम करने हैं a 8। ये हो गया x रेज टू पावर 11 का। एक और लिख लेते हैं a 10 प्लस यहां पर एक कम करना है a 9, यहां पर 2 कम करने हैं a 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 10। फिर एक और लिख लेते हैं a रेज टू पावर a 9 का कोफिशिएंट, और फिर एक कम करना है a 8 और 2 कम करने हैं a 6। ये हो गया x रेज टू पावर 9 का कोफिशिएंट, और ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, रेकरेंस फॉर्मूला बन गया, एक पूरा पैटर्न हमने लिख लिया कि कोफिशिएंट्स किस किस फॉर्म में आएंगे। अब जो कोफिशिएंट्स तो आ गए, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये कोफिशिएंट्स हैं जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हमने, ये कोफिशिएंट्स या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, स्टेटमेंट में गिवन था ai बिलोंग्स टू 0 1। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर x रेज टू पावर 17 है उसका कोफिशिएंट क्या है, a रेज टू पावर 14। तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं कि इफ a रेज टू पावर 14 इज इक्वल टू 1, कि अगर a रेज टू पावर नहीं सॉरी a 14 जो कोफिशिएंट है मेरा x रेज टू पावर 17 का, ये वाला जो कोफिशिएंट है x की पावर 14 के साथ जो था ये 1 है। तो जब a 14 1 है तो हमने ये भी कहा है कि जो px qx की जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स आए हैं ये भी सारे या तो 0 होने चाहिए या 1 होने चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो कोफिशिएंट है a 14 प्लस a 12, ये x रेज टू पावर 15 वाली टर्म का है, मतलब ये भी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यानी a 14 प्लस a 12 की मैं बात करूं, अब a 14 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, कितनी होगी 1 प्लस, अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 1, क्योंकि 1 तो है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो a 12 है मेरा 0 आ गया, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 1 ही हो सकता है। तो इसका मतलब यहां से a 12 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम थोड़ी सी वैल्यूज निकालेंगे और एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही हैं। a 14 को 1 लेके चले थे, a 12 0 आ गया, a 12 0 आ गया। तो अगली टर्म को देखते हैं अब एक बार, इस वाली टर्म का। इस वाली टर्म में अगर मैं देखूं a 14 प्लस a 13 प्लस a 11 लिखा है, ठीक है। यहां से
अभी कोई वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं। तो हमने देखिए ये कोफिशिएंट लिखा है x रेज़ टू पावर 14 का a14 प्लस a13 प्लस a11, इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। a14 हमें पता है 1 है। अब ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये पूरा 1 कब होगा, जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो, मतलब इसकी वैल्यू 1 तभी आएगी। तो यहां से क्लियर निकल के आ गया कि a13 भी 0 है और a11 भी 0 है। तो मतलब मेरे पास a14 अगर मैंने 1 लिया तो अगले तीन कोफिशिएंट a12, a13 और a11 तीनों 0 आ गए। अब a13, a11 और a12 0 की हेल्प से हम अगली टर्म लेते हैं ये वाली। यहां पर मुझे पता है, देखिए x13 वाला जो कोफिशिएंट मैं लिखता हूं a13 प्लस a12 प्लस a10, मुझे पता है ये कोफिशिएंट मेरा मैक्सिमम 1 हो सकता है। a13 मैंने 0 निकाल लिया, a12 मैंने 0 निकाल लिया। अब a10 इसका मतलब क्या हुआ, a10 की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो इट इज आइदर 0 और 1। तो a10 के ऑप्शन मिल गए मेरे पास, a10 के ऑप्शन मिल गए। दो केस बन गए, केस 1 की a10 0 हो सकता है और केस 2 की a10 1 हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर फिर से लेकर चलूं कि इफ a10 इज इक्वल टू 1, मैंने a10 को 1 मान लिया, मान लो, तो a10 को 1 मानते क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब a13 फिर से लिख लू मैं, a12 प्लस a10 इज इक्वल टू 1 मुझे बनाना है। तो ये 0 था, ये 0 था, इसको मैंने 1 मान लिया तो 1 ट्रू हो गया। मतलब a10 की वैल्यू 1 में लेके चल रहा हूं। अब अगली जो कोफिशिएंट है मेरे पास a11 प्लस a10 प्लस a8, a11 प्लस a10 प्लस a8, ये मेरे पास 1 होना चाहिए। a11 की वैल्यू जो है मुझे पता है पहले से, ये 0 है मेरी। a10 को मैंने मान लिया था, यहाँ पर 1 ऊपर निकाला था, तो इसका मतलब क्या हुआ, a8 0 आ गया, तो तभी ये 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर a8 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो 0 आ गई। तो a10 भी 1 है तो a8 0 आ गया। उसके बाद मैं ये कोफिशिएंट लूंगा x रेज़ टू पावर 10 वाला, वो है मेरे पास a10 प्लस a9 प्लस a7, ये कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। इसमें a10 की वैल्यू 1 लिखी है, a9 और a7 इसका मतलब 0 होने चाहिए मेरे पास, बट दोनों मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा। तो क्या करूंगा, x रेज़ टू पावर 12 का कोफिशिएंट भी एक बार लेके लिखेंगे पहले यहाँ पर, वो है a12 प्लस a11 प्लस a9, यहां से होगा वो। a12 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, a11 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब a9 जो है वो 1 होगा। यहां पर देखिए a9 1 हो रहा है, मैंने कह दिया a9 1 हो रहा है। और यहां पर मैं फिर से a9 की अगर वैल्यू देखूं तो यहां पर a9 की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि मैंने a10 को 1 पुट किया। तो इसका मतलब ये हुआ जो a9 है मेरे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कि 0 लिखें या 1 लिखें। तो इसका मतलब यहां पर फिर से केस बन रहे हैं। ऑप्शन आ रहा है मेरे पास कि मैं a9 को आइदर 0 लूं या 1 लूं। तो देखिए यहां से अब हम एक पैटर्न बना पा रहे हैं कि अगर मैंने a14 को 1 लिया था, a14 को मैंने 1 लिया था, तो मेरा a12, a11 और a10 ये तीनों, सॉरी 13, 12 और 11, a13, a12 और a11 ये तीनों 0 आ रहे थे। उसके बाद अगर मैंने a10 को 0 लिया था, a10 को 1 लिया था, इफ a10 इज इक्वल टू 1, ये 1 लिया था, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर a9, a8 और a7 ये तीनों 0 निकल के आ रहे थे। ये हमारे पास यहां पर a9 0, ये 8 0 और a7 0 निकल के आ रहे थे। तो सिमिलरली अगर मैं a9 को 1 लेके चलता हूं, जैसे हमने लिखा था अभी यहां कि a9 के पास दो ऑप्शन बन सकती है मेरी, मैं 1 लूं या 0 लूं। मैं फिर से अगर a9 को 1 लेके चलूं तो अंडरस्टूड है, क्लियर है, मेरे पास एक पैटर्न बन रहा है जो रिकर्शन बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास, यानी अगर 14 को 1 लिया तो अगले तीन 13, 12, 11 0, a10 को 1 लिया तो अगले तीन 9, 8, 7 0, a9 को 1 लिया तो अगले तीन यानी 8, 7 और 6 ये तीनों 0। तो इसी तरह से आपका पैटर्न ये चलता जाएगा। हमने क्या करना है, बस इन कोफिशिएंट्स को, पैटर्न्स को कंबाइन करके लिखना है और प्लस कर देना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए हमने एक पैटर्न बना लिया कि अगर a14 मेरे पास 1 है कोफिशिएंट, तो a13, 12, 11 0 होंगे। 10 1 है तो 9, 8, 7 0 होंगे। 9 1 है तो 8, 7, 6 0 होंगे। यानी जो कोफिशिएंट 1 होगा उससे अगले तीन 0 आने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है कि कितने पॉलिनोमियल ऐसे बनेंगे।
तो सबसे पहले देखिए, मान लो मैं इनको एक नंबर दे देता हूं, मान लो मैं S14 बोल देता हूं इसको, कि कितने पॉलिनोमियल ऐसे हैं कि जो कोफिशिएंट्स या 1 होंगे और कितने में दो केस बनेंगे मेरे पास 0 और 1 वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर मैंने S14 लिया तो इसका मतलब देखिए 13, 12 और 11 ये तो 0 आ गए, तो कहां से शुरू होगा पैटर्न? 10 से। इसका मतलब 10 में दो केस बनेंगे 0 और 1, फिर 9 में दो केस बनेंगे 0 और 1, 8 में दो केस बनेंगे 0 और 1, 7 में दो केस बनेंगे, 6 में दो केस बनेंगे, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, 0 में, या लास्ट में कांस्टेंट टर्म 1 तो आएगा जाएगा। ऐसे ही अगला जो मेरे पास पैटर्न होगा S13 में अगर लिखूं तो वो कहां से शुरू होगा? S10 का आएगा, 13 का नहीं 10 का आएगा। वो कहां से शुरू होगा कि अगर 10th टर्म में मेरे पास इसके बाद यहां दो ऑप्शन आए थे, 10th में 0 और 1 के दो ऑप्शन आए थे, तो वो कितनी पॉलिनोमियल होंगी? 10 के बाद क्या होना चाहिए? 9, 8 और 7, ये तीनों तो 0 हो गए, तो बचा कौन सा? 6। तो मतलब S6 में दो ऑप्शन होंगे, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, S0 में और +1। सिमिलरली फिर मेरे पास S9 में दो ऑप्शन आएंगे कि या तो कोफिशिएंट 1 हो 9 का या 0। तो उसके बाद अगर 9 को मैंने 1 मान लिया तो 8, 7 और 6 तीन 0 हो गए, तो फिर क्या आंसर शुरू होगा? 5वें नंबर से, यानी S5, S4, S3, S2, S1, S0 +1। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। S8 की बात कर रहा हूं मैं, अगर 8 को 1 मान लूं तो इसका मतलब अगले तीन यानी 7, 6 और 5 ये 0 हो जाएंगे, तो 4 से शुरू होगा S4, S3, S2, S1, S0 +1। और अगर मैं S7 की बात करूं तो 6, 5 और 4 तीन 0 होंगे, तो S3 से शुरू होगा, S3, S2, S1, S0 +1। और अगर S6 की बात करूं तो S6 में मेरे पास जाएगा 6 के बाद 5, 4, 3 0 हो जाएंगे, तो यानी S2 + S1 + S0 +1। अब S5 की बात करूं मैं, अगर पांचवें कोफिशिएंट को 1 मान लूं तो चौथा, तीसरा और दूसरा ये तो 0 हो गए, चौथा, तीसरा और दूसरा 0 हो गए, तो कौन सा बचा? A1, A0 और कांस्टेंट, यानी S1, S0 और +1 जो लास्ट में लिखा था। तो यहां से अब मेरे पास सारे कोफिशिएंट मिलने शुरू हो गए, मुझे पता चल गया। देखिए अगर S4 की मैं बात करूं तो 4 के बाद 3, 2 और 1 यानी S0 और S1। और फिर अगर लास्ट टर्म S3 की बात करूं मैं, क्योंकि 3 के बाद अगले 3 0 करने हैं मुझे, A2 0 करना है, A1 0 करना है और 0 वाला 0 करना है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगा, यानी सिर्फ इस +1 का मतलब है कि सिर्फ एक पॉलिनोमियल बची। सिमिलरली S2 में अगले तीन 1 0 और कांस्टेंट वो 1 0 हो गए, तो S2 1 वाली ये भी एक पॉलिनोमियल बची। फिर S1 की बात करूंगा, S1 में फिर 1 और 0 और कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, तो यहां से एक केस होगा। S0 के अंदर भी एक केस होगा मेरे पास, क्योंकि लास्ट 1 बच जाएगा। तो S0 भी 1 आया, S1 भी 1 आया, S2 भी 1 आया और S3 भी 1 आया। क्योंकि सारी पॉलिनोमियल्स हमने रिप्रेजेंट कर ली हैं, अब हमने काउंटिंग करनी है। S0 में एक पॉलिनोमियल है, S1 में एक है, S2 में एक है, तो 1, 2, 3 पॉलिनोमियल तो ये हो गए मेरे पास। S3 में भी एक पॉलिनोमियल है ये, तो यानी कि मेरे पास यहां से क्लियर हो गया कि S3 की जो वैल्यू है वो 4 हो गई, क्योंकि S3 के अंदर मेरे पास एक केस है, S2 में एक है, तो S3 तक मैं एक एक करके लिखता हूं वैल्यू। S3 की वैल्यू 1 है, S2 की 1 है, S1 की 1 है, S0 की भी 1 है, तो यानी मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 तक वैल्यूज होगी। उसके बाद अब मुझे जब ये S4 कैलकुलेट करना है, तो देखिए S4 जब आएगा मेरे पास, तो S4 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? S0 + 1। S4 की वैल्यू आ रही है S0 + 1, और S0 कितना निकाला था? 1, तो यानी 1 + 1 2। S4 की वैल्यू 2 आ गई। S4 की वैल्यू क्या है अब? S5 की, S5 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है S1 + S0 + 1, यानी S5 की जो वैल्यू है वो है S1 + S0 + 1, यानी कि S1 की वैल्यू है 1, S0 की वैल्यू भी 1 और 1 ये, तो यानी 3। तो यहां पर हमने सिर्फ वैल्यूज नोट करनी है इनकी, और ये हम पुट कर देंगे, काम आसान हो जाएगा।
S4 की वैल्यू 2 निकली, S5 की वैल्यू मेरे पास 3 निकली है। ठीक है, अब मुझे जब S6 निकालना है तो S6 मेरा ये पोर्शन बन रहा है इनको मिला के S2 प्लस S1 प्लस S0 प्लस 1, यानी 1 2 3 4, क्योंकि ये चारों की वैल्यू 1 है, 0 1 2 की, तो यहां पर आ गया 4। अब मुझे वैल्यू लिखनी है, S6 की वैल्यू मुझे पता चल गई है, यहां पर 4 आ गई मेरी। अब मुझे वैल्यू लिखनी है S7 की। S7 जो मेरा पैटर्न है वो यहां से शुरू होता है, देखिए यहां से शुरू होता है, ये S7 है। ये कितना है, S3 यानी कि 1 प्लस S2 1 प्लस S1 1 1 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी S7 की वैल्यू 5 निकल के आ गई। उसके बाद मुझे S8 की वैल्यू लिखनी है। S8 की ये वैल्यू है मेरी, इसमें मुझे कौन कौन से प्लस करने हैं, S4 की वैल्यू 2 निकली थी, यानी ये 2 और बाकी सारी 1 है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 2 3 4 5 और प्लस 2 7, तो यानी S8 की वैल्यू 7 निकल के आ गई। S8 की वैल्यू हमने निकाली 7, अब S9 की निकालने जा रहे हैं। S9 में मुझे S5 और S4 तक प्लस कर रहे हैं, यानी S4 तक प्लस करके जो ये जो वैल्यूज है मेरी, ये क्या बन रही हैं, ये वाली, और ये क्या है, S8, यानी S5 प्लस S8 लिख दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये यहां पर मेरे पास ये वैल्यू S9 की बन जाएगी। और S5 मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी 3 है, और S8 अभी निकाला है ऑलरेडी 7 है, तो S9 की वैल्यू 10 हो गई। तो मुझे पता चल गया S9 जो है मेरा ये 10 के इक्वल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, S10 की वैल्यू। S10 की वैल्यू यानी S6 प्लस ये सारी वैल्यू 5 4 3 2 1 0, और ये किसके इक्वल है मेरी, ये S9 के इक्वल है, यानी कि S10 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है S6 प्लस S9, यानी S6 हमने निकाला था 4 और S9 अभी निकाला है 10, तो 4 प्लस 10 14, तो यानी S10 की जो वैल्यू है मेरे पास, ये सारी वैल्यूज ये निकल के आ गई 14। अब मुझे इनको प्लस करना है। देखिए S10 की वैल्यू हमने निकाली है 14, प्लस S9 की वैल्यू निकाली है हमने 10, प्लस S8 की वैल्यू हमने निकाली है 7, प्लस S7 की वैल्यू निकाली है 5, प्लस S6 की वैल्यू हमने निकाली है 4, प्लस S5 की वैल्यू निकाली है 3, प्लस S4 की वैल्यू निकाली है 2, प्लस, और उसके बाद तो 3 2 1 0 1, ये सारी 1 है, तो इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो यानी प्लस 5 अलग से लिख देते हैं इसके अंदर, तो इन सबको प्लस कर लीजिए। आप देखिए 5 प्लस 2 7, प्लस 3 10, प्लस 4 14, प्लस 5 19, प्लस 7 26, प्लस 10 36, प्लस 14 50, यानी जो टोटल आ गया मेरे पास 50 आ गया। यानी 50 ऐसी पॉलिनोमियल्स बनेंगी डिग्री 14 की जिनके कोफिशिएंट या तो 0 है या 1 है। आपने IUQM 24 के हिसाब से जो 24वां क्वेश्चन था वो सबसे लेंथी हम कह सकते हैं, काउंटिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, और 5 नंबर में यही एक क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ा और करने के लिए थोड़ा सा समय लगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको करने में बहुत मजा आया। अगले क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे IUQM 2025 की तैयारी में। थैंक यू।